जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कोल्ड वॉर के बारे में जानने वाले हैं। तो ये जो युद्ध है, ये ना ही किसी मिसाइल से लड़ा गया, ना ही न्यूक्लियर वेपन से लड़ा गया, ना ही ये बंदूकों से लड़ा गया। ये जो वॉर है, ये सिर्फ बातों में, इशारों में, आंखों ही आंखों में लड़ा गया। जी हाँ, ये जो वॉर है, ये उन दो सुपर पावर्स के बीच में हो रहा था जो एक टाइम पर, एक वॉर के दौरान दोनों साथ में लड़ रहे थे। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वॉर की। जो वर्ल्ड वॉर था उसमें दोनों साथ में लड़े, लेकिन उसके बावजूद उन दोनों के बीच में इस तरीके से खटास आई कि दोनों के बीच में कोल्ड वॉर हो गया। जैसे होता है ना कि आप और आपका दोस्त दोनों काफ़ी समय से साथ में थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसी अनबन हो जाती है जिससे आप एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और यही चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी। तो आइए पूरी स्टोरी कोल्ड वॉर की जानते हैं और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जानते हैं, जहाँ पर सीधी बात होगी, नो बकवास। तो अब यहाँ पर जो कोल्ड वॉर है वो होता है दो सुपर पावर्स के बीच में। उस समय के दो सुपर पावर्स वो थे यूएसए एंड यूएसएसआर। अब ये जो दो सुपर पावर थी, ये वर्ल्ड वॉर के दौरान तो साथ में लड़ रही थी, लेकिन उसके बाद इनके बीच में कुछ साइकोलॉजिकल डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं, और जिसकी वजह से हमें कोल्ड वॉर या फिर उसे हॉट पीस भी कहा जाता है। तो कोल्ड वॉर क्या था? ये एक साइकोलॉजिकल या फिर डिप्लोमेटिक वॉर था, और ऑब्जेक्टिव था कि अपना इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए एट द कॉस्ट ऑफ अदर। यहाँ पर जो यूएसएसआर है वो चाह रहा था कि उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और यूएसए का इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो जाए, और वहीं यूएसए चाह रहा था कि उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़े और यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस कम हो जाए। अब ये जो इन्फ्लुएंस है बेसिकली क्या है? तो इसे एक साइकोलॉजिकल लड़ाई जो है, मतलब समझ लीजिए कि जो कैपिटलिज्म है और जो कम्युनिज्म है, इसके बीच की लड़ाई जो है वो भी यहाँ पर मानी जाती है। और ये कैपिटलिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या है, ये हम जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर जो है वो ख़त्म होता है। वर्ल्ड वॉर के दौरान ये दोनों ही देश, मतलब यूएसए और रशिया, दोनों साथ में होते हैं, और साथ में होने के साथ साथ ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन लेकिन जैसे ही वॉर ख़त्म होता है, वैसे ही जो यूएसए है, यूएसए यहाँ पर कोशिश करता है कि उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा बढ़ाया जाए। ये जो कंट्रीज़ है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, उनमें उनका इन्फ्लुएंस, मतलब बेसिकली कैपिटलिज्म जो है वो यहाँ पर फैले, जैसे कि ट्रेड में आसानी हो, सारी चीज़ों में आसानी हो। वही जो रशिया है, जो यूएसएसआर है, वो चाह रहा था कि इसका इन्फ्लुएंस कम हो और उनका इन्फ्लुएंस यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा बढ़े। और इसी दौरान यहाँ पर दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कोल्ड वॉर। तो क्यों होता है ये कोल्ड वॉर, इसके पीछे कारण क्या थे, आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपने अगर अब तक एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको यूपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी से रिलेटेड वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं। हाईएस्ट क्वालिटी कोर्सेज है और आपको एकदम अफोर्डेबल प्राइजेस पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर GS 1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेस अवेलेबल है, और आपको यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी मिलता है, पर्सनल कोच आपको मिलता है, जिससे कि आपको प्रॉपर गाइडेंस। देखिए क्या होता है ना कि सबको पता है कि पढ़ना क्या है, लेकिन कैसे पढ़ना है इसमें प्रॉब्लम होता है, और कैसे पढ़ना है यही आपको पता चलता है पर्सनल कोच के थ्रू। तो यहाँ पर आपको ये भी जो ऑप्शन है वो मिलता है, और इतने अफोर्डेबल प्राइसेस पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि GS 1 में सारे टॉपिक्स कवर्ड हो चुके हैं, GS 2, GS 3, GS 4 सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट लोवेस्ट प्राइसेस पर। तो अभी के अभी डाउनलोड कीजिए एमएम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आइए आते हैं हम हमारे टॉपिक पर। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो कोल्ड वॉर है, ये यहाँ पर दो विचारधाराओं के बीच में भी देखने को मिल रही थी। एक थी कम्युनिज्म और दूसरा था कैपिटलिज्म। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में फ़र्क क्या है, तभी जाकर तो हम समझ पाएंगे कि इनके बीच में लड़ाई जो है वो हुई क्यों थी। देखिए यहाँ पर जो कैपिटलिज्म है, मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर जो प्राइवेट इंडिविजुअल जो राइट्स है उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता था। और अगर हम बात करते हैं कम्युनिज्म की, तो यहाँ पर कोई भी अमीर गरीब ऐसा नहीं होगा, मतलब एक स्टेटलेस
क्लासलेस सोसाइटी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। इस तरीके से ये दो विचारधाराएं जो है ये बटी हुई थी और इसी के बीच में पूरा देश, पूरी दुनिया जो है वो भी हमें बटती हुई नज़र आ रही थी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कैपिटलिज्म की, तो कैपिटलिज्म ये एक सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि प्राइवेट ओनरशिप पर बेस्ड है। देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ लिखी हुई चीज़ें, जिससे कि पीडीएफ के थ्रू आप जल्द से जल्द रिवाइज कर सको और जल्द से जल्द जो चीज़ें हैं उसको दिमाग में बिठा सको। और अगर आपको मेंस में कैपिटलिज्म या कम्युनिज्म पर भी क्वेश्चन आता है तो आप जवाब दे पाओ इस तरीके से। मैं यहाँ पर चीज़ें, नहीं तो मैं समझाने के लिए आपको 2 मिनट में समझा सकता था, लेकिन ये चीज़ भी यहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो कैपिटलिज्म बेसिकली क्या है? प्राइवेट ओनरशिप जो है उस पर काम करता है। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, फ्री मार्केट सिस्टम है, जो ट्रेड है, ये जो बीच में होता है, मतलब समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है ना, इसने इसको कुछ चीज़ बेची, इसको होगा प्रॉफिट, और ये जो प्रॉफिट है ये यहाँ पर भर भरा के हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये यहाँ पर कोशिश की जाती है कैपिटलिज्म में। कैपिटलिज्म ये एक सोशल सिस्टम है जो इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर फोकस करता है। इंडिविजुअल राइट्स, प्राइवेट ओनरशिप, कौन कितना अमीर हो सकता है, कौन कितना प्रॉफिट कमा सकता है, इस चीज़ों पर बेस्ड होता है कैपिटलिज्म। मतलब कैपिटलिज्म बेसिकली प्रॉफिट जो है उस पर काम करता है। कैपिटलिज्म अगर हम देखते हैं तो कॉमनली एजुकेटेड, इल्यूसिडेटेड एज इकोनॉमिक सिस्टम, जहाँ पर प्राइवेट एक्टर जो है उनको परमिट किया जाता है कि वो यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं खुद के इंटरेस्ट के लिए। मेरे पास अगर कोई भी चीज़ है तो मेरी रहेगी, मेरे नाम पर रहेगी, और मेरे नाम पर रहने के साथ साथ मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने खुद के फ़ायदे के लिए, अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए, अपने खुद के प्रॉफिट के लिए। और जो गवर्नमेंट रहेगी, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप मिनिमल, कम से कम रहेगा, जिससे कि मुझे इतनी फ्रीनेस मिल सके कि मैं अपने हिसाब से जो प्रॉफिट है उसका मार्जिन सेट करके अपना प्रॉफिट कमा सकूं और अमीर जो है वो बन सकूं। इस सिस्टम में गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं पीस, जस्टिस एंड टॉलरेबल टैक्सेस पर, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस के रूप में सारा का सारा पैसा जो भी प्रॉफिट में कमाया था वो ले लिया। कैपिटलिज्म ये एक प्राइवेट ओनरशिप है जो कि प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड है। एंड जो इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है ये देखती है। क्यों सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से जॉब करेगा, हर कोई अपने हिसाब से प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर प्रॉफिट कैसे होगा? कंपटीशन के दौरान। कंपटीशन हो रही है तो कौन सर्वाइव करेगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप देखने को मिलती है। आज जहाँ पर भी कैपिटलिज्म है वहाँ पर लोगों के खुद के घर होते हैं, है ना। डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग सिस्टम होती है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा, ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं लेगा। फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है कि भाई मुझे जो बिज़नेस करना है मैं कर सकता हूँ, जिस तरीके से मुझे रेट्स लगाने हैं वो मैं रेट्स लगा सकता हूँ, जितना मुझे मुनाफा कमाना है मुनाफा कमा सकता हूँ। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो है ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है ये प्लान, कंट्रोल और रेगुलेटेड नहीं होती गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर जो भी प्राइजेस है वो लोग सेट करते हैं, कंपटीशन यहाँ पर लोग सेट करते हैं। जो बायर्स है, सेलर्स है, सेल्फ इंटरेस्ट पर काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टाइप की, तो कैपिटलिस्ट मार्केट के टाइप कई सारे हैं। हमें देखने को मिलता है मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में। मतलब इसमें एक कैपिटलिज्म होता है जिसमें जो गवर्नमेंट है और जो इकोनॉमिक एंटिटीज़ है उनके बीच में अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होता है। देन फ्री मार्केट इकोनॉमी हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर जो प्राइजेस है गुड्स के वो यहाँ पर खुद के हिसाब से सेट किए जाएंगे, जो सप्लाई डिमांड है उसके हिसाब से सेट किए जाएंगे, ना कि एक गवर्नमेंट जो है वो फिक्स कर देगी कि भाई इतना ही तुमको बेचना है, इतने में ही तुम बेच सकते हो। सोशल मार्केट इकोनॉमी जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। फ्री मार्केट सिस्टम होता है जहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर मिनिमल अपने एफर्ट्स लगाती है इसको समझ लीजिए कंट्रोल करने में, कि भाई ऐसा कभी कभार होता है कि जो ओनियन के प्राइसेस है वो 60 रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए। सब कुछ डिपेंडेंट होता है सप्लाई डिमांड पर, सब कुछ डिपेंडेंट होता है मार्केट फोर्सेस पर। तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम होता है। स्टेट कैपिटलिज्म,
इसमें जो स्टेट है उनकी भी ओनरशिप होती है कुछ कुछ प्रोडक्शंस में विद इन दी स्टेट, है ना। तो जिससे क्या है कि जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का वो हो सके, इफ़िकेसी बढ़ सके, प्रोडक्टिव इफ़िशिएंसी बढ़ सके। मिक्स्ड इकोनॉमी हमें देखने को मिलती है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब जहाँ पर लीजे फेयर मार्केट जो है वो भी मिलता है, मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट जो है उनके भी कंट्रोल में है, उनके भी पास एसेट्स है, और जो प्राइवेट इंडिविजुअल है उनके पास भी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जो है वो भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करती है फूड ग्रेन्स का, जो प्राइवेट है वो भी यहाँ पर करते हैं। तो मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो भी, जिससे कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, जिससे कि जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको भी मिल सके, और यहाँ पर प्रॉफिट जो है लोग वो भी बना सके। तो दोनों तरीके से यहाँ पर काम जो है वो होता हुआ हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम इसके बेनिफिट देखते हैं तो इसमें ओपन कंपटीशन होती है ना। इंडिविजुअल को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि खुद का इनकम वो रेस कर सकता है, खुद के हिसाब से अमीर बन सकता है। जो मतलब समझ लीजिए जो इनोवेशन है वो यहाँ पर इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में ही आप देखोगे तो पहले मतलब जो ऑनलाइन है उसमें इतने अच्छे वीडियोस देखने को नहीं मिलते थे। धीरे धीरे जो अलग अलग चीज़ें हैं, डेवलपमेंट है, इनोवेशंस है, वो हमें आते हुए देखने को मिले। तो मतलब बेस्ट चीज़ें जो है वो बनती हुई देखने को मिलती है। इफ़िशियंसी जो है इकोनॉमिक्स की गुड्स एंड सर्विसेज में वो हमें देखने को मिलती है। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव होता हुआ हमें देखने को मिलता है। ड्रॉबैक्स अगर हम देखते हैं तो इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो डिस्पैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो अमीर है बहुत अमीर, जो गरीब है वो गरीब, इस तरीके से हमें डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। देन कुछ इलॉजिकल बिहेवियर हो सकता है, कुछ ऐसे फंडामेंटल्स हो सकते हैं जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो। मोनोपोली जो है वो क्रिएट हो सकती है कि भाई एक ने यहाँ पर मोनोपोली बना ली कि अब वो अपने हिसाब से मार्केट को चला रहा है ना। इमोबिलिटी, अनफेयर कंपटीशन, ये सारी चीज़ें जो है होती हुई हमें देखने को मिलती है। देन यहाँ पर इफेक्ट अगर हम देखते हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी बढ़ जाता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जो कल्चर है उसमें एक्सचेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड हो रहा है तो यहाँ पर लोगों में जो अवेयरनेस है वो इंक्रीज़ हो रही है, सिविलाइजेशन का प्रोग्रेस होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है बेनिफिट्स कैपिटलिज्म के देखने को मिलते हैं। वही अगर हम बात करें कम्युनिज्म की, तो जैसा कैपिटलिज्म मैंने आपको बोला, तो कैपिटलिज्म की वजह से होता क्या है, क्लास डेवलप होता है, जहाँ सबसे नीचे जो गरीब लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो होते हैं, इनकी कंडीशंस भी यहाँ पर ख़राब हो सकती है। देन मिडिल क्लास लोग होते हैं, देन सबसे रिच लोग जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं कम्युनिज्म की, तो कम्युनिज्म में कोई क्लास नहीं होता है, तो क्लासलेस सोसाइटी होती है, जहाँ पर सब इक्वल है, जहाँ पर कोई अमीर या गरीब नहीं है, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है, सब कुछ आपको बस आपका कर्म करना है और खाना है। कम्युनिज्म जो है उसको डिफाइन किया जाता है आइडियोलॉजी जो कि क्लासलेस सोसाइटी को लीड करती है, जहाँ पर सभी को सेम अधिकार मिलते हैं इररिस्पेक्टिव कि वो किस क्लास से है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सब कुछ यहाँ पर क्या होता है, सेम होता है, सब कुछ यहाँ पर सेम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, आप खेती कर रहे हो, आपसे गवर्नमेंट लेगी और गवर्नमेंट सभी में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। आप अगर कोई और चीज़ कर रहे हो, वो खेत भी आपका नहीं रहेगा। आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, फैक्ट्री भी आपकी नहीं रहेगी। सब कुछ किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। तो प्रॉफिट भी किसको होगा, गवर्नमेंट को होगा। पैसा किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। और गवर्नमेंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगी वेल्थ का, प्रोडक्शन का, जिससे कि हर इंसान को जो चाहिए वो मिल जाएगा। मतलब जो बेसिक नीड्स है वो यहाँ पर पूरी होगी, लेकिन जो लग्जरी है वो यहाँ पर कम्युनिज्म में नहीं मिलती है। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखते हैं तो प्रॉपर्टी का एबॉलिशन हो जाता है। यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं होती है। हेवी प्रोग्रेसिव एंड यहाँ पर ग्रेजुएटेड इनकम टैक्स होता है कि भाई अगर तुम जितना ज़्यादा कमा रहे हो उतना भयानक टैक्स दो, जिससे कोई भी अमीर या गरीब ना बचे। आप अगर बहुत अमीर हो, बहुत पैसा कमा रहे हो, टैक्स के रूप में दे दो ताकि तुम गरीब हो जाओ। जितने भी राइट ऑफ इनहेरिटेंस है वह एबॉलिश कर दिए जाते हैं कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलेंगे। प्रॉपर्टीज़ को कॉन्फिस्टिकेट कर लिया जाता है। लेबर्स इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। जो टाउन कंट्री है सब कुछ ख़त्म कर दे, भाई एक ही रहेगा, यही हमारे लिए टाउन है, यही हमारे लिए सिटी है, यही हमारे लिए सब कुछ है। फ्री एजुकेशन सभी बच्चों को दिया जाएगा पब्लिक स्कूल में। चिल्ड्रंस फैक्ट्री लेबर एबॉलिश कर दिया जाएगा। जो स्टेट है वो यहाँ पर कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ कंट्रोल करेगा, सब कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट का रहेगा। इसलिए टाइप अगर हम देखते हैं तो उसमें मार्क्सिज्म, लेनिज्म,
लेफ्ट कम्युनिज्म, माओइज्म, है ना, देन उसके बाद यहाँ पर ट्रोस्किज्म, देन उसका स्टालिनिज्म, ये सब देखने को मिलते हैं। इसमें अगर हम मार्क्सिज्म देखें तो कार्ल मार्क्स जो है उसने सबसे पहली बार यहाँ पर साइंटिफिक जो स्टडी है कम्युनिज्म की वो प्रोवाइड की थी। और यहाँ पर कम्युनिस्ट लीग जो है ना, उस बाद में चेंज कर दिया गया था लीग ऑफ जस्ट से। फेमस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है वो भी यहाँ पर पब्लिश किया गया था। मार्क्सिज्म बेसिकली क्या है कि सोशल लाइफ ऐसी हो जहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो, मतलब एक क्लासलेस सोसाइटी हो कि जहाँ पर कोई अपर क्लास लोअर क्लास ऐसा कुछ हो ही ना, सब कुछ यहाँ पर सेम रहे, ऐसा यहाँ पर कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया। देन उसके बाद हमें यहाँ पर जो मार्क्सिज्म है उसमें लेनिज्म देखने को मिलता है, जो व्लादिमीर लेनिन थे, कम्युनिस्ट फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी जो है उस पर बेस्ड था। इसमें जो फिलॉसफी है वो थी कि भाई आइडियाज़ जो है मार्क्सिज्म का, है ना, एक्सटेंडेड यहाँ पर प्रोपोगेशन देखने को मिलता था। देन इसी वजह से हमें जो रशियन रिवॉल्यूशन है उसके बाद जो यहाँ पर आइडियोलॉजिकल चेंज आता है रशिया में, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर जो यूएसए है वहाँ तो कैपिटलिज्म देखने को मिल रहा था, और वही अगर हम यूएसएसआर देखते हैं तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा था, वहाँ पर हमें जो कम्युनिज्म है वो देखने को मिल रहा था। उसी के साथ साथ सोशलिज्म, देन उसके बाद ट्रोस्किज्म, माओइज्म, लेफ्ट कम्युनिज्म, इनकी भी अपनी अपनी विचारधाराएं जो एक में से काफ़ी हद तक जुड़ती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विचारधाराएं हैं किस तरीके से काम करती है। अब बेनिफिट अगर हम देखते हैं कम्युनिज्म का, तो कम्युनिस्ट फिलोसॉफी जो है यूनिवर्सल सोशल वेलफेयर पर काम करती है कि पब्लिक हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सबको फ्री में मिलेगा। इक्वालिटी और स्ट्रॉन्ग सोशल कम्युनिटीज जो उस पर बेस्ड है, जो लिबरेशन है ऑफ वीमेन, है ना, एक्सप्लॉयटेशन, ये सब कुछ यहाँ पर ख़त्म करती है। लेकिन ड्रॉबैक्स भी हैं कि यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस रहता है। जो कंट्री है, ओवरऑल कंट्री है, वो यहाँ पर ऊपर नहीं जा सकती है, क्योंकि वो कैसे ऊपर जाएगी मुझे बताइए आप, कि अगर मुझे कितना भी काम कर लूँ, मैं 24 घंटे भी काम कर लूँ तो उतना ही पैसा मिलना है, उतनी ही चीज़ें मिलनी है, तो फिर मैं क्यों उतना घंटा काम करूँगा, मैं तो कम काम करूँगा, मैं तो कामचोर बन जाऊँगा। तो यही चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। जो बेसिकली गवर्नमेंट है उनको लॉसेस झेलने पड़ते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो जाते हैं। इफ़ेक्ट कुछ इस तरीके का है कि कोई रूलर नहीं, गवर्नमेंट एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट सुपेरियोरिटी, एंड देन कोई भी प्राइवेट बिलोंगिंग्स नहीं, तो सब कुछ इसी तरीके से चलता है। तो अब यहाँ पर आपको कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म जो है डिफरेंस समझ में आ गया है, और जो यहाँ पर यूएसए एंड यूएसएसआर किस बेसिस पर लड़ रहे थे ये भी आपको समझ में आ जाता है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यूएसएसआर की, तो यूएसएसआर बाकी जो ईस्टर्न यूरोपियन देश है उनके साथ मिलकर जो कम्युनिज्म है उसका विस्तार करना चाह रहा है। यूएसए कैपिटलिज्म जो है उसका विस्तार करना चाह रहा है, और बाकी जो यूएसए के साथ थे देश वो यहाँ पर काफ़ी सफल हो रहे थे पैसों के मामलों में। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं जो रशिया के साथ, यूएसएसआर के साथ थे, वो यहाँ पर इतने सक्षम नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि कैसे होंगे ना, वहाँ पर कैसे अमीरी बढ़ेगी। इसी वजह से यहाँ पर जो दबाव है वो तो होता ही जा रहा था, जो एक गुस्सा है वो तो पनपता ही जा रहा था। और इसी बीच यहाँ पर यूएसए जो है वो कोशिश करता है कि अब हम मिलिट्री वाइज भी, मतलब जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ है मिलिट्री वाइज भी यहाँ पर सशक्त हो, और इसी वजह से जो नाटो है उसकी भी शुरुआत की जाती है बेसिकली यूएसए के द्वारा। एंड इसके अगेंस्ट में जो वर्सॉ पैक्ट है ये यहाँ पर रशिया के द्वारा किया जाता है, जिससे कि हमारे जो देश है, मतलब यूएसएसआर के जो देश है, उन पर किसी भी तरीके की आँच ना आए। तो यहाँ पर बेसिकली जो आइडियोलॉजी है, जो फिलॉसफी है, उसको प्रोपोगेट करने का काम किया जाता है दोनों ही देशों के द्वारा। और जैसे जैसे यूएसए करीब आता है इन यूरोपियन देशों के, जैसे जैसे यूएसए यहाँ पर अपनी जो मिलिट्री है उसको सशक्त बनाते जाता है, जैसे जैसे यूएसए जो रशियन जो कंट्रीज़ थी, मतलब समझ लीजिए जो यूएसएसआर की कंट्रीज़ थी, उसके पास पास में अपनी मिलिट्री, अपनी आर्मी को रखना शुरू कर देता है, वहीं से दोनों के बीच में लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी वजह से यूएसएसआर को गुस्सा आता है, और वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कोल्ड वॉर है, वो हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पर मिलिट्री फ्रंट जो है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वो यहाँ पर ओपन किया जाता है। जो डिफरेंस है रशिया और वेस्टर्न पावर में वो यहाँ पर होते हैं। इटली सरेंडर होता है, रशिया को इनवाइट भी नहीं किया जाता है।
जो याल्टा कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ पर होती है, जो पोस्टडम कॉन्फ्रेंस है वो हमें देखने को मिलती है। ये कॉन्फ्रेंसेस में हुआ क्या था? समझ लीजिए कि जो रशिया है उसे जो चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। बाकी आपको पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट होता है हिरोशिमा नागासाकी में यूएसए के द्वारा। स्टालिन जो है डिक्लेयर करता है कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म जो है वो पोल्स अपार्ट है। जो रशिया में है वो यहाँ पर बोलता है कि ये पोल्स अपार्ट है, और इसी वजह से जहाँ पर कैपिटलिज्म है उनके साथ हमारी नहीं बन सकती है। और यूएसए में क्या था? कैपिटलिज्म था। तो अब यहीं से खटास जो है वो आना शुरू हो जाती है। तो अब यहाँ पर जो कोल्ड वॉर है उसके कॉजेज़ क्या क्या थे? एक तो पोस्टडम कॉन्फ्रेंस। पोस्टडम कॉन्फ्रेंस बर्लिन में हुई थी 1945 में, और उसमें हमें 3 लोग देखने को मिले थे, यूएसए, यूके एंड सोवियत यूनियन। अब यहाँ पर जो समझ लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन है जर्मनी का वो किसको दिया जाए, जो बाउंड्री है पोलैंड की वो कैसे डिमार्केट की जाए, वो किसको किसको दी जाए, ऑस्ट्रिया जो उसका ऑक्यूपेशन किसको दिया जाए, ये सारे हमने वर्ल्ड वॉर के दौरान सारी चीज़ें देखी है। सोवियत यूनियन को चाहिए था पोलैंड का कुछ पार्ट, एक बफर जोन मेंटेन करने के लिए कि भाई हमारे ऊपर सीधी आँच ना आए, तो ये पोलैंड का कुछ भाग जो है यहाँ पर रशिया, यहाँ पर पोलैंड का कुछ भाग, यहाँ पर बाकी जो वेस्टर्न यूरोपियन देश है वो रहेंगे, और यहाँ पर हमारा बफर जोन रहेगा, कोई भी डायरेक्टली हम पर अटैक ना कर पाए। लेकिन फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ते जाते हैं। जो जापान है उस पर एटम बॉम्ब गिराए जाते हैं, तो यहाँ पर समझ लीजिए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो क्या कर सकती है इसका अंदाज़ा यहाँ पर हो जाता है। आयरन कर्टन, आयरन कर्टन ये पॉलिटिकल, मिलिट्री और आइडियोलॉजिकल बैरियर है जो सोवियत यूनियन के द्वारा इरेक्ट हुआ 2000 वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जिसको अपने आप को सील कर देना, अपने आप को दुनिया से डिटैच कर लेना। एक एक समझ लीजिए कि भाई हमको कोई देखो मत, हमको कोई बोलो मत, हम हमारे हिसाब से रहेंगे। और वही दूसरी तरफ अगर देखें तो यूएसए जो है वो यहाँ पर काफ़ी कोशिश कर रहा था कि जो कंट्रीज़ हैं उनको एक साथ लाया जाए कैपिटलिज्म के तौर पर। कॉन्फ्लिक्ट और पॉलिटिकल राइवलरी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसी वजह से यहाँ पर हमें जो कोल्ड वॉर है उसकी शुरुआत होती हुई देखने को मिलती है। यूएसए यूएसएसआर काफ़ी कंसर्न हो जाते हैं सिक्योरिटीज़ को लेकर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। यूएसएसआर यहाँ पर काफ़ी डरता रहता है कि क्या होगा, ये लोग हम पर अटैक तो नहीं कर देंगे, हम पर तो कोई अटैक नहीं हो जाएगा। तो एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जो यहाँ पर क्रिएट हुआ, और इसी की वजह से यहाँ पर कोल्ड वॉर जो है उसकी शुरुआत होती है। अब फॉर्मल डिक्लेरेशन कब होता है? तो ब्रिटेन ग्रीस से विड्रॉ कर लेता है। सिक्योरिटी जो है ग्रीस की, टर्की की, ये यहाँ पर बहुत बड़ा इशू बन जाती है और यूएसए के ऊपर आ जाती है। यूएसए यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर जो मॉनेटरी एड है वो प्रोवाइड करते हैं, और यूएसए नेवल फोर्स जो है वो यहाँ पर मेडिटेरियन सी के वहाँ पर देखने को मिलती है। अब आप सोचिए यहाँ पर जो मेडिटेरियन सी है उसके पास तक, मतलब यहाँ तक अब यहाँ पर यूएसए जो है उनकी आर्मी आना शुरू हो गई। तो अब यहाँ पर यूएसएसआर के जो देश है अब उनको थोड़ी धंधरा पंधरी तो मचेगी कि भाई अब होगा क्या, हम कैसे ये सारी चीज़ें जो है वो कर पाएंगे। एक मार्शल प्लान जो है इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन का यूरोप में वो देखने को मिलता है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो नाटो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। नाटो क्या है ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नाटो बेसिकली क्या है? तो नाटो का फुल फॉर्म आता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक, अटलांटिक सागर जो हमें देखने को मिलता है, तो नॉर्थ साइड का मतलब यहाँ पर जो नदर्न कंट्रीज है उनकी यहाँ पर बातें होगी नॉर्थ अटलांटिक की। एक ट्रीटी उनके बीच में हमें देखने को मिल रही है, एक संगठना यहाँ पर उनकी बन रही है। तो अब यहाँ पर फुल फॉर्म जो है हमें तो समझ में आ गया, लेकिन भाई नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उसमें क्या देखने को मिल रहा है? देखिए नाटो जो है, नाटो बेसिकली क्या करता है, यहाँ पर प्रमोट करता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज। जो मेंबर्स है कंसल्ट कोऑपरेट ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज। मतलब जो मेंबर्स है उसमें उसमें जो ग्रुप में, जो गट में जो भी मेंबर्स आ रहे हैं उनके अंदर अगर कोई भी डिफेंस से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, तो उसका कंसल्टेशन किया जा सकता है, उसका कोऑपरेशन किया जा सकता है, जो भी प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं उसको सॉल्व किया जा सकता है, ट्रस्ट जो है वो बिल्ड किया जा सकता है, इन लॉन्ग रन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पर जैसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो यहाँ पर ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश जो है यहाँ पर नाटो के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर नाटो जो है वो कमिटेड है पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। जो भी डिस्प्यूट अराइज हो रहे हैं, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में आ, तो उसके बीच में जो भी डिस्प्यूट है उसको पीसफुल रिजोल्यूशन जो है वो किया जाए। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अगर फेल हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर नाटो जो है मिलिट्री पावर का भी इस्तेमाल कर सकता है, और मिलिट्री पावर में अगर हम नाटो देखते हैं तो उसके बहुत सशक्त है। मतलब समझ लीजिए यूएसए के साथ साथ जो बड़े बड़े देश है वो उसमें आते हैं, तो बड़ा सशक्त जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है।
अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो नाटो जो है बेसिकली इन शॉर्ट यहाँ पर कमिटेड टू द प्रिंसिपल दैट एन अटैक अगेंस्ट वन और सेवरल ऑफ इट्स मेंबर इज कंसीडर्ड एज एन अटैक अगेंस्ट ऑल। मतलब जैसे हम साथ साथ है उस तरीके का हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए हम साथ साथ है में ये 3 भाई है और ये 3 उनकी वाइफ है। अब यहाँ पर क्या है कि किसी ने भी अगर ये बंदे पर अटैक कर दिया, ठीक है, एक बंदे पर अटैक किया, कोई बाहर का व्यक्ति है उसने इस बंदे पर अटैक कर दिया, तो ये जो बाकी के लोग हैं ये समझेंगे कि हम पर भी अटैक हुआ है। और यहाँ पर सिर्फ एक उसके साथ नहीं भिड़ेगा बल्कि यहाँ पर सभी के सभी यहाँ पर 6 के 6 लोग जो है वो उस अगेंस्ट में भिड़ जाएंगे। तो ये हमें नाटो का प्रिंसिपल देखने को मिलता है कि भाई अगर यूएसए के अगेंस्ट में कोई भिड़ा तो जितने भी नाटो के मेंबर्स है सबके सब उसके अगेंस्ट में भिड़ जाएंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे यूएसए और उसकी लड़ाई यार अपन बीच में काय को पड़ना, ऐसा नहीं, यहाँ पर सभी के सभी भिड़ जाएंगे। ये यहाँ पर प्रिंसिपल हमें देखने को मिलता है। अब प्रिंसिपल जो है ऑफ कलेक्टिव डिफेंस ये एंड्रेस्ट किया गया है आर्टिकल 5 में वॉशिंगटन ट्रीटी के। तो यहाँ पर आर्टिकल 5 जो है ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 5 के तहत ही हमें देखने को मिलता है कि अगर एक मेंबर पर अटैक हो रहा है तो वो कंसिडर किया जाएगा अटैक ऑन ऑल द मेंबर्स और सभी मेंबर जो है वो रिटेलिएट करेंगे उसी तरीके से। तो ये हमें आर्टिकल 5 जो है उसमें देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर जो सो फार आर्टिकल 5 जो है वो कितनी बार इन्वोक किया गया है, सिर्फ एक बार इन्वोक किया गया है अब तक, वो भी 9/11 जो टेररिस्ट अटैक हुआ था यूएसए में उसके अगेंस्ट में यहाँ पर जो है वो इन्वोक किया गया था। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो नाटो कंट्री मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो इसमें यहाँ पर जो समझ लीजिए जो वेस्टर्न कंट्री है यूएसए वो सब तो हमें देखने को मिलती ही है, लेकिन उसी के साथ साथ जो यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पर मेन है। तो यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो उसमें हमें नॉर्वे जो है वो देखने को मिलता है, यूनाइटेड किंगडम जो है वो देखने को मिलता है, यहाँ पर स्पेन देखने को मिलता है, फ्रांस देखने को मिलता है, जर्मनी देखने को मिलता है, इटली देखने को मिलता है ना। तो देखिए पहले क्या था पता है क्या, पहले ऐसा था कि जो कंट्रीज है वो यहीं तक बटी हुई थी, मतलब यहाँ तक ही हमें देखने को मिल रही थी कि भाई सारे के सारे कंट्रीज जो है नाटो के मेंबर्स नहीं है। इससे इधर साइड के जो है वही यहाँ पर नाटो के मेंबर जो है वो बने हुए थे, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है धीरे धीरे जो बाकी की कंट्रीज है वो भी बोलती है कि यार हमको भी नाटो का मेंबर बनना है, तो फिर यहाँ पर पोलैंड जो है वो भी ज्वाइन कर लेता है, यहाँ पर जो रोमानिया है वो भी ज्वाइन कर लेता है, यहाँ पर जो टर्की है वो भी ज्वाइन कर लेता है, यहाँ पर जो लाटविया है वो भी ज्वाइन कर लेता है, यहाँ पर जो लिथुआनिया है वो भी ज्वाइन कर लेता है। मतलब धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो ये जो बाउंड्री है रशिया की, ये रशिया की बाउंड्री है, तो बाउंड्री के करीब यहाँ पर नाटो मेंबर जो है वो आ जाते हैं। अब नाटो मेंबर्स का आना मतलब क्या है, नाटो में ज्वाइन होना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जितने भी नाटो मेंबर्स है अपनी फोर्सेस वो यहाँ पर तैनात रख सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर पता लगाए यूएसए के फोर्सेस यहाँ पर तैनात, तो यहाँ पर रशिया जो है उसको तो खतरा महसूस होगा ना। जैसे इंडिया में सोचिए कि जब इंडिया की बारी थी तो इंडिया ने यहाँ पर जो भूटान के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट चला, स्टैंड ऑफ चल डोकलाम स्टैंड ऑफ, वहां पर रशिया को खदेड़ दिया कि भाई तुम पीछे हटो। क्यों? वही सिक्योरिटी इशू था कि हमारे बाउंड्री के एकदम करीब वहां पर उनके सोल्जर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो रशिया को दिक्कत यही कि यहाँ पर हमारे बाउंड्री के एकदम करीब यहाँ पर जो है वो लोग आ रहे हैं। अब कंट्रीज जो यहाँ पर बचे हुए हैं उसमें बेलारूस, यूक्रेन, यही बड़ी बड़ी कंट्रीज जो है बची हुई है जिन्होंने यहाँ पर नाटो जो है वो ज्वाइन नहीं किया। अब उसमें भी यूक्रेन जो है वो बोल रहा था भैया मेरे को नाटो जो है वो ज्वाइन करना है। तो ऐसे सिनारियों में यहाँ पर यहाँ तक भी जो उनकी मिलिट्री है वो आ जाती थी। तो यहाँ पर पुतिन को यही नहीं पड़ रहा था कि भाई यहाँ पर इतना एक्सपांशन तुम क्यों कर रहे हो। उनका रशिया का ये बोलना है जो पहले था तुम्हारा कि यहाँ हमारी बाउंड्री से दूर वही तुम्हारा नाटो जो है वो रहना चाहिए, बाकी तुम्हारा नाटो 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 इधर नहीं आना चाहिए, बाकी तुमको जो करना है तुम उधर साइड करो, हमारी बाउंड्री के पास नहीं आना चाहिए। इसीलिए तो फिनलैंड ने जब स्वीडन ने जब बोला कि हमको भी यहाँ पर ज्वाइन करना है तो इस पर भी धमकी जो है वो रशिया के द्वारा दे दी गई थी कि भाई अगर तुमने ज्वाइन करने की कोशिश की तो तुम पर भी अटैक जो है वो इसी तरीके का होगा, क्योंकि यहाँ पर भी रशिया की बाउंड्री जो है वो टच होती है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मेंबर जो है मेंबर कंट्री इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यूएसए जो है वो बेसिकली नई डॉक्ट्रिन्स यहाँ पर लाता है, मिलिट्री स्ट्रेटजीज यहाँ पर बनाता है। अब इसके दौरान यहाँ पर एक डोमिनो थियोरी जो है वो लाई जाती है, पर्टिकुलरली वियतनाम के केस में डोमिनो थियोरी इंट्रोड्यूस की जाती है। यूएसए यहाँ पर एम्फेसिस करता है वॉलेटाइल रीजन्स में, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया में जो भी वॉलेटाइल रीजन रहेंगे, ठीक है, और अगर वहाँ पर कम्युनिज्म है तो वहाँ पर जो मिलिट्री इंटरवेंशन है वो किया जाएगा। मतलब यूएसए जो है अपनी मिलिट्री के तहत जो चीज़ें उनको सॉर्ट करेगा, और यूएसए यहाँ पर मिलिट्री इंटरवेंशन करता है वियतनाम में भी। और इसी के साथ हमें जो एसेनहोवर डॉक्ट्रिन है ये भी देखने को मिलती है। वो ये थी कि यूएसएसआर को गल्फ कंट्री से बाहर पुश कर देना है, ठीक है। एंड लैटिन अमेरिका के लिए मुनरो डॉक्ट्रिन आती है
ये यहाँ पर रीइन्वेंट की जाती है, एनलार्ज की जाती है, और यूएसए का इंटरवेंशन यहाँ पर शुरू रहता है लैटिन अमेरिका में भी। तो इसी के साथ यहाँ पर हमें जो मुनरो डॉक्ट्रिन है उसके साथ क्यूबा मिसाइल क्राइसिस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर यूएसए जो है मिलिट्री अलायंस सेंटो भी फॉर्म करता है, बगदाद पैक्ट यहाँ पर आती है साउथ ईस्ट एशिया में। तो अब एशिया में जैसे जैसे हस्तक्षेप यहाँ पर यूएसए का बढ़ रहा है, वैसे वैसे यूएसएसआर जो है वो अब अपनी पोजीशन जो है उसको सशक्त बनाने के लिए अब दंदराता है। अब यहाँ पर हड़कंप मस्ती है, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर जो यूएसए है वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथन करता जा रहा है एशिया में। तो अब यूएसएसआर क्या करे, प्रॉब्लम्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेजर वर्ल्ड क्राइसिस इस दौरान देखने को मिलते हैं, जैसे कोरियन क्राइसिस, स्विस कैनाल क्राइसिस, ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस, वियतनाम क्राइसिस, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। तो ये सारे यहाँ पर क्राइसिस हमें देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ जो यूएसएसआर है उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, और डिसइंटीग्रेशन के साथ ही यहाँ पर जो कोल्ड वॉर है उसका ख़त्मा हमें देखने को मिलता है। तो कोल्ड वॉर जब ख़त्म होता है तो किसकी जीत होगी? यूएसए की जीत होगी। बायपोलर वर्ल्ड जो यहाँ पर चल रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग बढ़ गए थे, कोई यूएसएसआर की तरफ था, कोई यूएसए की तरफ था। उस समय पर इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट अग्रीमेंट जो है, नॉन अलाइनमेंट, वो यहाँ पर चलाया था। किसी की भी तरफ हम अलाइन नहीं है, ठीक है नाम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। यूएसए इन्वेट कर देता है अफगानिस्तान, इराक, है ना। तो मतलब सिक्योरिटी थ्रेट जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है, एक ख़त्म होती है दूसरी यहाँ पर शुरू होने का नाम ले ही लेती है। तो इस तरीके से हमें ओवरऑल कोल्ड वॉर जो है वो देखने को मिलता है। जो भी एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर की है। बाकी आपको कोई भी चीज़ देखने की, रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।